मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की धरती मुगल सराय में एनसीआर के प्रथम द्विवार्षिक शाखा अधिवेशन सह सेफ्टी सेमिनार के मौके पर मंचासीन हमारे ईसीआर एनसीआर के एलआरएस के वरिष्ठ नेतागण, ईसी रेलवे और एनसी रेलवे के आप तमाम समर्पित रेलवे के फ्रंट रनर, रेलवे की आन बान और शान लोको रनिंग स्टाफ, हमारे महिला असिस्टेंट लोको पायलट, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आज इस भारतीय रेलवे के संचालन की कमान थामे हुए हैं, तो मैं ईसी रेलवे जोनल कमेटी की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। बहुत से मुद्दे पर हमारे साथियों ने काफ़ी विस्तार से आपको अपने विचार रखे, कानूनी स्थिति परिस्थिति, एलआरएस के संघर्षों को आपके बीच रखा। इसी परिप्रेक्ष्य में विषय तो बहुत हैं, लेकिन जो विषय छूट गए हैं, कुछ उन विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे सामने बैठे हैं जायसवाल जी। जायसवाल जी साउथ ईस्टर्न रेलवे में हुआ करते थे, आगरा मंडल में, जहाँ के हमारे सेक्रेटरी जनरल स्वर्गीय प्रसाद साहब थे, उनके करीब रहे हैं जायसवाल जी। भाई एसपी सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। एसपी सिंह जी जहाँ हैं, एसपी सिंह को मेंबरशिप जायसवाल जी ने दिया था। ये बड़े गर्व की बात है। सीपी सिंह एसीआर से आते हैं, बोकारो में थे। डिफेंस करना बड़ी मजबूती से, बड़ी सूझबूझ से युवाओं को एकत्र करके नए असिस्टेंट लोको पायलट रेल में आए, उनको एकत्रित करके बड़ी मजबूती से संगठन चलाने का काम सीपी सिंह जी ने रांची मंडल में किया, एसीआर में किया। ठीक उसी प्रकार हमारे और भी कई नेता हैं। नॉर्दर्न रेलवे से हांडा जी हैं, एनी रेलवे से केपी यादव जी हैं। ये सारे लोग लीजेंड लोग हैं, निस्वार्थ भाव से अपना समय देकर संगठन को चलाने वाले लोग हैं। चूंकि एलआरएस का एक यही सिद्धांत है, कुछ उद्देश्य है जिस पर मैं आपको प्रकाश डालूंगा। रनिंग स्टाफ 14 डिपार्टमेंट, 13-14 डिपार्टमेंट भारतीय रेलवे में हैं। सभी डिपार्टमेंट के सामूहिक कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से सुरक्षित रेल संचालन होती है। लेकिन रेलवे बोर्ड के उन तमाम निर्देशों को पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग मैनुअल, GR/SR, एक्सीडेंट मैनुअल, इन तमाम का अध्ययन आप करेंगे तो आप पाएंगे एक अकेला हमारा कैटेगरी है लोको रनिंग स्टाफ, जिसके ऊपर रेलवे की संरक्षा की पूरी जिम्मेवारी, पूरी ठेकेदारी हमारे ऊपर दे दी गई है। चलिए, ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दुनिया में भारतीय रेलवे का भी बड़ा और एशिया में अहम योगदान है, चर्चा होती है। इतना बड़ा, इतने बड़े कंट्री, और उसको हम जोड़ करके एक रेलवे बोर्ड से रेल का संचालन होता है, भारत सरकार चलाती है।
और हम उसके सबसे अगुआ दस्ता हैं। हम पर ही रेलवे की संरक्षा, प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को ढोने की जिम्मेवारी, लाखों टन माल ढोने की जिम्मेवारी, देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ बिठा के हिंदुस्तान के इस कोने से इस कोने तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, थार के रेगिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हम दिन रात ट्रेन चलाने वाले सबसे अगुआ दस्ता फ्रंट रनर है। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का गर्व है कि देश की सीमा को हमारी सेनाएं, तीनों सेना मिलकर रक्षा करती है और हम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भारतीय रेलवे की रक्षा और उसकी धड़कन हम लोग यहां पर बैठे हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है, अफसोस तब होता है कि इतने इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिसके कंधों पर सरकार ने दे रखी है, पब्लिक करोड़ों, इस देश के करोड़ों नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानती है, एक लोको पायलट हमारी गाड़ी को, हमारी जिंदगी को, हमारे अरमानों को, हमारे भविष्य को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। यह बताने की जरूरत देश की जनता को नहीं है, लेकिन रेलवे के सीनियर डी, सीनियर डीओएम, पीसीओएम और सीएलई जीएम को हमको रोज बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। बड़े शर्म की बात है, यह बताना पड़ता है और यह बताने के लिए ही इस संगठन को चलाना पड़ता है, बीजीएम करना पड़ता है, सेफ्टी सेमिनार करना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन करके इस लाल किले को घेरना पड़ता है, हुक्मरानों को समझाना पड़ता है, उनको उनकी औकात बताना पड़ता है। इसी का नाम एलारसा है। इसलिए कि जिसको रेलवे कर्मचारियों के भविष्य, उनके सेवा शर्तों को सुरक्षित रखने का, उनके कानूनी अधिकारों को रेलवे प्रशासन तक रखने का जो कानूनी अधिकार, जो यूनियन जेसीएम पीएनएम के माध्यम से मान्यता दी गई है, वो तो दलाली कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह समर्पित हो गए हैं सरकार के चरणों में, चाहे सरकार जिसकी भी हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो उनके भक्त हैं। प्रसाद साहब के शब्दों में वो अल्सेशन डॉग हैं रेलवे प्रशासन के, जिसके गले में पट्टा बांधा हुआ है, वो पट्टा वाले डॉग हैं। अगर ये ईमानदारी से हमारी बातों को रखते जेसीएम पीएनएम में, तो क्या जरूरत थी, आप रात भर ड्यूटी करके आए, यहां बैठे हैं और यहां से निकलेंगे फिर रात को गाड़ी चलानी है। किन्हीं का बहुत जरूरी काम है, स्कूल का, घर का, डॉक्टर का, मार्केट का, अरे हम भी तो सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन उस सब को छोड़कर आज क्या जरूरत है जायसवाल जी को सुनने का, एके राउत को सुनने के लिए आप सुबह से बैठे हुए हैं। मैं बागेश्वर बाबा को हूं नहीं कि आपका भविष्य और आपका ये बता रहा हूं, कोई बागेश्वर धाम का मैं पुजारी नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण लोको पायलट हूं। 1990 में रेल में आया था, बड़े अरमान के साथ आया था कि रेलवे की नौकरी करूंगा, देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, बाल बच्चों का भी कुछ भविष्य आगे बनेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरे संघर्षों को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 1994 से ही, मात्र 4 साल के बाद ही हमें तानाशाहों के खिलाफ, लूटपाट करने वाले चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारों के खिलाफ, रेलवे कर्मचारी के सम्मान, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए संगठन से जुड़ना पड़ गया। और जब 94 से लड़ाई शुरू हुई तो 2025 आ गई है, हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 31 वर्षों में 31
इस 31 ईयर्स में क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कई बार सस्पेंड हुआ, डिसमिस हुआ, दर्जनों मुकदमे हुए, जेल गया, हथकड़ियां लगी, 9 साल 14-2 में डिसमिस रहा, 3 डिवीजन ट्रांसफर हुआ। लेकिन आज भी आपके आशीर्वाद से, आपकी यूनिटी से, आपके विश्वास से सीना ठोक करके यहां पर बोल रहा हूं, एलआरएस के बैनर के नीचे बोल रहा हूं। इसलिए ऐसा इसलिए कि मेरे खून में, मेरे डीएनए में, मेरे ईमान में कोई गद्दारी और कोई बेईमानी नहीं है। इसलिए आज भी जिंदा हूं, मेरा जमीर जिंदा है, हौसला जिंदा है। इसलिए मैं दहाड़ के साथ रेलवे बोर्ड पर भी बोलता हूं, डीआरएम ऑफिस में भी बोलता हूं और यहां भी आपके बीच बोल रहा हूं। जो बेईमान होंगे, चोर होगा, कमीशन खोर होगा, वो अधिकारी की बात मैं कर रहा हूं। और हमारे बीच भी हमारे ही कौम के लोग जिनके डीएनए में गड़बड़ी हो जाती है ना, जिसके खून में, जिसके डीएनए में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो सच्चा रनिंग स्टाफ है, वो प्राणों की आहुति देकर भी रेल संचालन करता है, चाहे वो कंचनजंगा के एक्सीडेंट में शहीद हुआ अनिल कुमार हो, चाहे ड्यूटी के दौरान मालगाड़ी में शहीद हुई सहायक लोको पायलट बरौनी की महारानी कुमारी हो, चाहे हमारे अभी जो विद्यासागर जी, बिलासपुर में विद्यासागर जी, चाहे सिंहपुर की घटना में राजेश जी, ये सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दिया है। मैं 30 वर्षों में ऐसे कई दर्जन असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट को देखा हूं कि अंतिम क्षण तक एक्सीडेंट को बचाने के लिए गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। वो चाहता तो इंजन से कूद करके अपनी जिंदगी बचा सकता था, वरना नहीं, वह अपने पीछे हजारों निर्दोष लोगों को बचाने के लिए टक्कर खाया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। क्या ये मेरी कुर्बानी शहादत नहीं है? माना कि सीमा पर सैनिक दुश्मनों से लड़ते हुए गोली खाते हैं तो शहीद का दर्जा पाते हैं। हम एक्सीडेंट को, हम रेलवे के गलत कानून, शॉर्टकट तरीके, उनके तानाशाही तुगलकी फरमान के चलते टक्कर खा करके मरते हैं। तो क्या मैं शहीद नहीं हूं? ये मेरी शहादत क्या सैनिक के शहादत से कम है? इसलिए दलालों को नहीं मालूम है हमारी शहादत, इसलिए वो हमारी बात पीएनएम जेसीएम में ईमानदारी से नहीं करते हैं। वरना आज असिस्टेंट लोको पायलट जो रिमूव होता है 14-2 में बराबर, जिन्हें ठंड लगती है बराबर, जो लू में गर्मी में परेशान और बीमार होता है बराबर, क्या वो रिस्क अलाउंस का हकदार नहीं है? ग्रुप बी स्टाफ ठीक है, ट्रैकमैन सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, दिन रात ट्रैक की मेंटेन करने वाला, कुहासे में लाइन पर पेट्रोलिंग करने वाला, जो कभी कभी कुछ गलतियों के कारण थोड़ी सी लापरवाही से रन ओवर हो जाते हैं ट्रैक पर, कलेजा फट जाता है हमारा, गाड़ी हम चलाते हैं। मेरी उनसे कोई जैक की दुश्मनी नहीं है, हमारे भी लोको पायलट रन ओवर होते हैं यार्ड में, ड्यूटी के दौरान गाड़ी हम लेके जाते हैं। टाटा नगर में रन ओवर हुआ, महारानी कुमारी रन ओवर हो गई। तो ये रेल जो बनाया उसका भी नहीं है, थोड़ी सी भूल चूक में रन ओवर होते हैं, उनको आप रिस्क अलाउंस देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, कम वेतन का कर्मचारी है। लेकिन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट कौन सा गुनाह कर दिया है? पनिशमेंट बराबर,
सारी तकलीफें बराबर, ट्रेनिंग बराबर, मेडिकल स्टैंड बराबर, साइको बराबर, काउंसलिंग बराबर, सेफ्टी बराबर, और वेतन में 46 और 19 का अंतर क्यों? सिर्फ गोपाल मिश्रा दलाल चबा दो। रघुवैया, मिस्टर रघुवैया, जवाब है तुम्हारे पास कि आखिर इतना अंतर क्यों? 2800 ग्रेड पे 2012 में जब आरएलसी दिल्ली में हमारा केस चल रहा था एनआईटी का, एनआईटी तो बाद में बना, प्रसाद जी ने जब हड़ताल की नोटिस दे दिया तो काउंसलिंग हुई, बीच में घुसता आरएलसी, और उस काउंसलिंग में बीबी भटनागर आरएलसी सेंट्रल नोटिस दे के बुलाया एलआरएस महासचिव को, और रेलवे बोर्ड से एके निगम और एक और अधिकारी आए, निगोशिएशन शुरू हुआ, कई राउंड की बातचीत हुई। आरएलसी ने कहा कि नहीं, एएलपी का क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट के मुताबिक बिल्कुल उनका वेतन बढ़ना चाहिए। 2800 ग्रेड पे इंट्री हमारी मांग थी, और करीब करीब दोनों डायरेक्टर जो पे कमीशन के आए थे मान लिया था। बोला नहीं सर, इसको हम मानते हैं, ये डिफिशियंसी है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हम इसको मानते हैं। और बोले कि हम रेलवे बोर्ड में जा रहे हैं, हम इस पर बातचीत करके नेक्स्ट डेट में हम आएंगे, और हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि एक डिमांड, 5 डिमांड हमारा था, 4200 से लेकर 5400 तक का ग्रेड पे हमारा डिमांड था। रिस्क अलाउंस, आरएससी एक्ट के फार्मूले से हमारा माइलेज तय हो, ड्यूटी आवर्स, ये सारे डिमांड हमारे थे। बोले एक डिमांड तो हम आपका मानेंगे, और यह डिमांड फुलफिल होने जा रहा था। लेकिन जानते हैं, बड़ा आश्चर्य होगा, ये सच है, डंके की चोट पर मैं लिखा हूं, बोला हूं, और आप भी कहिए, पूछिए। जब रेलवे बोर्ड में चर्चा हुई तो यही एआईआरएफ वालों ने 4 कैटेगरी का दे दिया, इसका भी 2800 करो, इसका भी 2600 करो, इसका भी 4200 करो, और रेलवे बोर्ड में रख दिया कि अगर एएलपी का 2800 होता है या क्रेडिट एलआरसा वाला ले लेगा, इसलिए ये 4 कैटेगरी का और जोड़वा बोला दीजिए। अब दूसरे डेट पर जब आए निगम साहब और डायरेक्टर लोग, तो बोले देखिए रेलवे बोर्ड सहमत नहीं है, अगर हम एएलपी का बढ़ाते हैं तो रिकॉग्नाइज यूनियन, उसने 4 डिपार्टमेंट का और डाल दिया है, हमको उसको भी देना पड़ जाएगा। बताइए, ये गद्दारी, ये बेईमानी, ये धोखाधड़ी है कि नहीं? और उसने रोक दिया, उसने हमको इनडायरेक्टली रोक दिया ना। तब जाके हमारा मामला स्वर्गीय सांसद कॉमरेड वासुदेव आचार्य जी हमारे हर सवाल को संसद में रखते थे, उन्होंने ये संसद में रखा, तो लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्री ने हमारे इस मामले पर पहली बार एनआईटी का गठन किया, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, पहली बार अनरिकॉग्नाइज। हम लोगों को अनरिकॉग्नाइज कहा जाता, ये क्या है? कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है? नहीं, यह हमको कम आंकने के लिए, हमें छोटा दिखाने के लिए, हमें समाज से बाहर का आदमी बताने के लिए अनरिकॉग्नाइज की संज्ञा दी गई है। चूंकि आज बीजीएम है, संगठन के बारे में जानना होता है, तो आप जान लीजिए अनरिकॉग्नाइज। अरे यार, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भारत सरकार के संसद से पारित, श्रम मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित एक कानून है। इसके हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है, हम ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड हैं, वह भी ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड है। और कुछ जो जातिगत संगठन है, कुछ ऑफिसर्स के संगठन है, वो सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है। सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड जो संगठन है, वह धरना, प्रदर्शन, अनशन, लॉकडाउन, टूल डाउन, पेन डाउन, स्ट्राइक नहीं कर सकता है। यह राइट ट्रेड यूनियन एक्ट को है। ईसीआरयू ट्रेड यूनियन एक्ट से है, तो हमको ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्ट्रेशन मेरा भी है, एआईआरएफ का भी है, एनएफआईआर का भी है, तो फिर ये रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज कहां से आ गया? क्या उसके लिए अलग से भारत सरकार ने कोई कानून बनाया है? नहीं, उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है।
रेलवे बोर्ड अपने एक नियम से उसको रिकॉग्निशन दे देती है कि तुम हमारे साथ समझौता में काम करो, हम तुमको कुछ सुविधा दे रहे हैं, पीएनएम जेसीएम दे रहे हैं, यूनियन दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं, टेलीफोन दे रहे हैं, तुम्हारे जो कुछ आउट ऑफ टर्न डिमांड्स हैं उसका भी हम ख्याल रखेंगे, तुम्हारा ट्रांसफर पोस्टिंग सुख सुविधा का भी ख्याल रखेंगे। इस आधार पर उनको मान्यता दे दी गई है, एक बोर्ड का प्रतिशत तय कर दिया गया। और इतने वर्षों से फेडरेशन लेकर के बैठे हैं, रिटायर्ड हैं मिस्टर शिवकुमार मिश्रा, 20 साल पहले रिटायर हुए कि 25 साल पहले रिटायर हुए, भगवान जाने। ये लोग 20 साल 25 साल 30 साल से मठाधीश बने बैठे हैं रिकॉग्नाइजेशन लेकर के। अरे भाई, हमको अगर दलाली हम तुम्हारा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम अनरिकॉग्नाइज हैं। मास की मान्यता, रेल कर्मियों की मान्यता जिसके साथ है हम उसको रिकॉग्नाइज मानते हैं, ये कागज के टुकड़ों का रिकॉग्निशन नहीं मानते हैं। तुम्हें दलाली की मान्यता मिली हुई है, दलाली की मान्यता, हम वो दलाली नहीं करते। एमएन प्रसाद जी ने कहा हम तुम्हारा पट्टे वाला डॉग और सेशन डॉग बनकर नहीं रहेंगे। वो विरोध किए चुनाव का, एलआर साहब को कोई जरूरत नहीं है चुनाव में जाने का, लेकिन हमारे लोगों ने सोचा कि भाई सब दिन तो हम धरना प्रदर्शन अनशन लड़ ही रहे हैं, रिमूव डिसमिस चार्जशीट तो खा ही रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं सत्ता से बेदखल किया जाए। चुनाव नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट में केस था, उस केस का जजमेंट आया था 97-98 में। तो मैं भी दिल्ली में आर्टिजन स्टाफ यूनियन बना था 5वें वेतन आयोग के बाद, मैं उसके सेंट्रल कमेटी का लीडर था, चितरंजन में मुझे इलेक्ट किया गया था। और उस वक्त हम लोग सीएम सिंह जी, धर साहब, इन लोगों के साथ हम लोग गए थे दिल्ली में, 5000 लोग गिरफ्तारी दिए थे। श्री राम नायक रेल राज्य मंत्री थे, उनके सामने संसद भवन में बातचीत हुई थी और हम लोगों ने कहा था कि सेक्रेट बैलेट से चुनाव कराई जाए। तो रेल राज्य मंत्री उस टाइम में नीतीश जी रेल मंत्री थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने कहा कि सर बैलेट से चुनाव करके क्यों नहीं यूनियन का चुनाव होगा, ये कितने वर्षों से कब्जा किए हैं। उन्होंने कहा चूंकि वह भी लेबर के आंदोलन से राजनीति में आए थे, श्री राम नायक मुंबई में महाराष्ट्र के वो नेता हुआ करते थे, सांसद, वहां से कहा यस ये दो मानता तार संगठन रेलवे में कैसे है, मेरे को आश्चर्य हो रहा है। फिर नीतीश जी से उन्होंने बात किया, बोर्ड में प्रस्ताव दिया गया, रेलवे बोर्ड के भी अधिकारी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, क्योंकि हो सकता है मेरे डीएनए का आदमी फिर दूसरा मिले या न मिले, इसलिए वो चुनाव नहीं चाहता था। लेकिन लगातार AIREC का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, RRB के क्वेश्चन में आता था। ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन एक महाशक्ति थी रेलवे पर, कैटेगरिकल एसोसिएशन का महासंघ था, 12-13 कैटेगरी उसमें शामिल थी, जिसमें एलआरसा भी था, गार्ड काउंसिल भी था, एस्मा भी था, टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन था, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन था, सेंटिंग केबिन से लेकर कमर्शियल से लेकर सिग्नल टेलीकॉम से लेकर इंजीनियरिंग स्टाफ एसोसिएशन भी था। उस AIREC में भी मैं समस्तीपुर मंडल में काम किया। हम लोगों ने दबाव बनाया तो पहली बार 2007 में चुनाव हुआ। एलआरसा तो कैटेगरी है, तो कैटेगरी चुनाव लड़ नहीं सकता, इसलिए इसने जो मॉडलिटी बनाया, अब देखिए रेलवे बोर्ड ने क्या किया, ये मॉडलिटी बनाया कि हम तीसरे को घुसने ही नहीं देंगे, यही दो हमारे रहेंगे, हम दो हमारे दो, यही रहेंगे, इसलिए मॉडलिटी वैसा बनाया। तो 7 में तो हम लोग कुछ नहीं कर सके। फिर हम लोगों ने विचार किया, धनबाद डिवीजन उस टाइम में मेरा भेज दिया गया, 97 में मैं 14/2 में डिसमिस हुआ, 9 वर्षों तक बर्खास्त रहा, कई मुकदमा लड़ा, 3 रेल मंत्री के यहाँ गया, कोई नहीं सुना। अंत में अदालत से, न्यायालय से पटना कैट, उसके बाद पटना हाईकोर्ट से विथ ऑल कंसेशन बेनिफिट पूरे लाभ के साथ मैं नौकरी पर जब आया 2007 में, फिर हमें उठा करके ये लोग भेज दिया धनबाद डिवीजन। समस्तीपुर शेड में का आंदोलन हुआ, एक सरफेरा अधिकारी
चूंकि मैं चोर, घुसखोर और तानाशाह अधिकारी का जानी दुश्मन हूं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूं और ढूंढ करके उसकी औकात बताता हूं। तो उसी तरह एक मिल गया, उसको उसकी औकात डीजल से समस्तीपुर में 300 लोगों के बीच बताया, सड़क पे माफी मंगवाया, तब शेड का काम चालू हुआ। उस केस में मेरा इंटर डिवीजन ट्रांसफर हो गया, कोई बात नहीं है। दलालों ने कहा मेरा एक मेंबरशिप ले लो, तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा, भले बाद में छोड़ देना। हमने कहा नहीं, सोन नदी के किनारे 54 में शहीद हो जाऊंगा, दफन हो जाऊंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। मैं धर्म नहीं बदलूंगा, सिद्धांत नहीं बदलूंगा। अब मैंने मान्यता का मेंबरशिप नहीं लिया। आज भी ECRU 2009 में धनबाद डिवीजन में 8 में हम लोगों ने बनते, मैं भी उस फाउंडर लीडर में हूं। 9 से इसका प्रचार ब्रांड एम्बेसडर मैं हूं ECRU का, धनबाद डिवीजन से लेकर 13 में हम लोग चुनाव लड़े। इसी उद्देश्य से बनाए थे कि एक बार इन लोगों को सत्ता से बेदखल करो और हम लोग अपना देखते हैं PMJCM में कुछ कर पाते हैं कि नहीं। तो 9 से शुरू किया वो मैंने कारवां, 13 में चुनाव लड़ा, 5 डिवीजन घूमा, 13 में समस्तीपुर में नंबर 1 रहा, लेकिन 4 डिवीजन में 5%, 3%, 2% वोट आया, नहीं हम लोग आए। इस बार जबरदस्त तरीके से सबसे ज्यादा मेहनत DDU मंडल, धनबाद मंडल और सबसे ज्यादा वोटिंग एलासा के लोगों ने किया। इसका रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड है। एलासा ट्रैक मेंटेनर, 2 वोट, दोनों का एक साथ जो पूरी वोट मिली, तो हम लोगों ने मिश्रा जी का 1 किला छीन लिया, दूसरा किला एनी रेलवे में छीन लिया। 2 जगह हम लोगों ने अपना यूनियन को जिताया। लेकिन मुझे बोला मिश्रा जी या कोई, भैया आप आ जाइए हमारे ना, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। ना मैं सरकारी कुर्सी पर बैठूंगा, ना सरकारी यूनियन में रहूंगा। मैं रेल में आजाद पैदा लिया हूं, स्वतंत्र पैदा लिया हूं, स्वतंत्र ही सेवानिवृत्त होऊंगा, स्वतंत्र ही शहीद हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता में रह के भी लड़ाई नहीं होती है, हमेशा विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहेंगे। आप अगर आपको रेल कर्मियों ने मान्यता दिया है, मिश्रा जी हैं और भी लोग हमारे यू के बैठे हैं, वसूल हक साहब हैं, अब मैं देखूंगा कि आपको वहां बैठाया गया है, आप अगर ईमानदारी से रनिंग स्टाफ अन्य कर्मचारी का काम नहीं करेंगे, उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनके अरमान जिस हिसाब से आपको वोट देकर लाया, अगर आप भी ईमानदारी से खड़े नहीं उतरेंगे तो आपको कुर्सी से बेदखल करने के लिए एक राउत है ना, हम आपको हटाएंगे। हम आपको इसलिए नहीं भेजे हैं कि आप सरकारी सत्ता का लाभ लेकर के और वहां आप भी उसी रंग में रंग जाइए, तो फिर रावत यहां क्यों बैठा है? इसीलिए बैठा है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब है एलारसा की तुलना नहीं है रेलवे में। रेल अधिकारी जाने या अनजाने LRS से ही भय खाते हैं, डरते हैं। और प्रसाद साहब कहा करते थे, सांप और आदमी एक दोनों के जानी दुश्मन है। सांप को देख करके आप जितनी डर जाते हैं और जितना तेजी से भागते हैं, सांप उतना ही आपको देख के उतनी तेजी से भागता है कि जिसको मौका मिलेगा पहले वो हमला कर देगा। सांप भी समझ रहा है कि इसको मौका मिलेगा ये हमको मार देगा, हम समझ रहे इसको मौका मिलेगा ही, इसलिए वो क्या करता है, घिर जाता है तो वो फन उठा करके फुफकार मारता रहता है। वही हाल इन अधिकारियों का और हमारे साथ है। एलारसा का और इसका यही संबंध है। फुफकार मारता है कैसे? डर से। हमारे डर से वो फुफकार मारता है पहले से, सस्पेंड कर दूंगा, चार्जशीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, इंटर डिवीजन कर दूंगा।
तो कहिए कि एक राउत भी भारतीय रेलवे में ईसीआर में है, तुमने तो सब कुछ कर लिया फिर भी तेरी छाती पे झंडा गाड़ देता है करके। ये बात आप बताइए ना। रिमूव भी किया, डिसमिस भी किया, जेल भी भेजा, सब कुछ किया। इसलिए मेरे दोस्त, एलारसा करने के लिए जिगर चाहिए, एलारसा करने के लिए हौसला चाहिए, और दलालों से आंख मिलाकर हर वक्त लोहा लेने के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग रडार पे रहते हैं, एलारसा वाला रडार पे रहता है, चाहे वो हांडा जी हो, यादव जी हो, जायसवाल जी हो, कोई भी हो, मौका मिलेगा वो भी हमको नहीं छोड़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन स्वाभिमान यहाँ है, ईमान यहाँ है, हौसला यहाँ है, जज्बात यहाँ है, ईमानदारी है। कोई एलआरएस का आदमी हरामखोरी नहीं करता, अपनी ड्यूटी पहले 100% करता है। ये मैं कई जनरल मैनेजर को बताया, 5 को 6 को जीएम से तो केस लड़े हैं, 3 जीएम से केस लड़ते तो सीआरबी बन गया। इसलिए आप बताइए, धनबाद डिवीजन में केस हुआ था, एक अधिकारी प्रदर्शन के दौरान बदतमीजी से बात किया था, चैम्बर में ही जूता चला था, 3 साल केस चला, पुलिस केस हुआ, मैं अपना डिफेंस खुद किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसका जूता जो चेहरे पर लगा वो तो वापस नहीं हुआ, मेरा चार्जशीट कैंसिल हो गया। तो मैं गांधीवादी आदमी नहीं हूं, गांधीवादी भाषा में बात नहीं करता हूं। तुम मुझे गाली दोगे, मैं तेरा जुबान खींच लूंगा, चेहरा बिगाड़ दूंगा। कायदे से बात करो। हमसे आप ज्यादा पढ़े, आप यूपीएससी करके एलाइड आईएएस बन के आए, सैल्यूट है आपको, विद्वान है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ जो असिस्टेंट लोको पायलट बैठे हैं, क्या इसके परिवार में इसके बाल बच्चे आईआईटीएन नहीं है, आईएएस नहीं है, बीपीएस नहीं है। बहुत से लोगों रनिंग स्टाफ हैं जिनका भी बच्चा बड़े बड़े पदों पर है। अरे तुम भी इसी समाज से आए हो। लोको पायलट का बेटा सीनियर डी है, धनबाद डिवीजन में है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। लेकिन एक चीज मैं देखा हूं, जो सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा भ्रष्ट बेईमान होता है, वो सबसे ज्यादा फुटकार और सबसे ज्यादा कानून डिसिप्लिन की बात करता है। ये 34 साल का अनुभव है मेरा। अभी एक बहुत बड़ा चोर था यहाँ, आप लोग नजारा देखे होंगे ना, मेरे डायरेक्शन में फिल्म रिलीज हुई थी यहाँ पर, मैं ही डायरेक्टर था, 6 मार्च 2024, और वो नजारा पूरा दुनिया देखा था, भारत नहीं दुनिया देखा था। यही डीडीयू की धरती है। हम आए थे, मैं उन 16 लोको पायलट को दोषी नहीं मानता हूं। आज भी मैं डीडीयू की धरती पर बोल रहा हूं, मेरी बात उन तक पहुंचेगी। वो बेईमान नहीं थे, कामचोर नहीं थे, वो सारे लोको पायलट बहुत ही अच्छे लोको पायलट थे। मेल एक्सप्रेस थे, पैसेंजर वाले थे, एलपीजी भी थे, बड़े डेडिकेटेड लोग थे, ईमानदार आदमी थे। लेकिन दलालों के चंगुल में, लालच में फंस गए, सीएलआई बनेंगे। अरे यार, सीएलआई कौन आईएएस का पद है? सीएलआई मैं नहीं बन सकता था। 2013 में सुधीर कुमार डीआरएम 14 दिन बुकअप रखा था, सीएलआई बनाओ इसको। हमने कहा हरगिज नहीं। चीफ पावर कंट्रोलर बनाओ इसको, हमने कहा हरगिज नहीं। तो बोला तुम मेरे साथ रहेगा, तुम पाथरडी में इंजन पर नहीं रहेगा। हमने कहा 4200 ग्रेड पे का कोई ट्यून चपरासी है क्या? मैं आपके साथ रहूंगा, क्या करूंगा आपके साथ रह के? अटैचिड होऊंगा आपका। केएन सिंह यादव जी थे, यही मुगल सराय के रहने वाले, शायद रिटायर हो गए अभी, सीनियर डीएम थे हमारे। तो हमें भी बहुत कोशिश किया। और रेलवे की पॉलिसी है कि जो ज्यादा लड़ने वाला है, जो ज्यादा कानून करता है, आदर्श गुप्ता ज्यादा कानून बोलता है, इसको ले आओ, अपने डीएनए में शामिल कर लो, इधर ले आओ। हमने देखा है इसी केस में, इसी सीबीआई कांड में, एक लड़का, नाम नहीं लेंगे, वो लड़का गया में एलारसा का ही मीटिंग करवाया था, एलआरएस का स्टार्ट करवाया था झंडा, वो तो एलारसा को समाप्त कर दिया। इस केस में वो एजेंट था, मिस्टर सीनियर डी, कुछ क्या नाम, सुशांत पराशर का एजेंट था। और जब उनकी गिरफ्तारी की बारी आई तो सरकारी गवाह बन गया, अभी बाहर हो गया, हथकड़ी नहीं लगी, सरकारी गवाह बन गया।
क्या वो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, नजर मिला सकता है? आप लोग सब लोग नाम जान रहे हैं उसका। तो जिसका डीएनए हमसे मैच नहीं किया वो साहब के साथ जाके अटैच हो गया, उधर अटैच हो गया। इसलिए मेरे दोस्त, एलआरएस पहले अपनी ड्यूटी, अपने ईमानदारी से काम और उसके बाद अपने सवालों पर ब्रांच से लेकर के ऑल इंडिया तक लड़ता है। यही शिक्षा धर साहब ने दिया, यही शिक्षा एमएन प्रसाद जी ने दिया और अपने सीनियर से मैंने यही सीखा। स्वाभिमान तो है कि मैं ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी से। और रनिंग स्टाफ का क्या परिचय, हम आपको क्या आपका परिचय बताएंगे? परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमान की। तो आप तो अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। कभी राजधानी लेकर उड़ान भरते हैं, कभी शताब्दी लेकर उड़ान भरते हैं, कभी वंदे भारत लेकर उड़ान भरते हैं। अरे ये कैंचियां क्या रोकेगी आपको उड़ने से? आप परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। मोदी जी 56 इंच का सीना WAG-9 में क्या DDU से प्रयागराज मालगाड़ी लेके जाएंगे? है औकात मोदी जी? आप ही के क्षेत्र में बोल रहा हूं। 18 घंटे वो अधिकारी बोले, राउत जी मालूम है आपको, आपके देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। हमने जी सर बिल्कुल 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन केवल उनको DDU से बगल में प्रयागराज या उसके पहले चुनार तक ही जून के महीने में WAG-9 में खाली चुनार जाने के लिए कहिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में 56 इंची के सीना वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं प्रधानमंत्री। क्लास 1 जो हमारा बैठा है लाल किले में, उनको कहिए चलो 9 घंटे रह के दिखाओ, 10 घंटे। मैंने रेल मंत्री जी को कहा था कि WAG-9 भट्ठी है, भट्ठी है, आग का गोला हो जाता है गर्मी के मौसम में। और अभी अभी जो मैं गया था, राहुल गांधी जी से मुलाकात हो गई प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में, जिसका अभी पूरे टीवी चैनल पर चला था, फर्जी लोको पायलट, नकली लोको पायलट, रील बनाने वाला लोको पायलट। तो मैं ही वो लोको पायलट था। आईडी लगा हुआ है, यूनिफॉर्म में हम अपना परिचय दे रहे हैं कि भाई मैं लोको पायलट बरौनी सोनपुर डिवीजन हूँ। ये जो है आपका IT सेल का क्या नाम है इसका, अमित मालवीय। इसने कहा वो तो बाहरी थे, रील बना रहे थे। CPRO दिल्ली वाला बोला मेरे लॉबी के नहीं थे, बाहर के थे। वो बेचारा गलत नहीं बोला, इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है झूठ बोलने के चलते ऊपर चला गया। मेरे लॉबी के नहीं थे। अरे यार CPRO पूरे जोन के होते हैं, एक लॉबी के होते हैं। आप ये कहते ना मेरे डिवीजन के नहीं थे, मेरे जोन के नहीं थे, बाहर के होंगे। और जब राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर डालना शुरू किया छोटा छोटा टुकड़ा, 2 मिनट 4 मिनट 8 मिनट का, तब पूछा रेल मंत्री जी से कि इतनी बड़ी जो संख्या दिल्ली रनिंग रूम के कैंपस की है, ये कौन थे? ये सारे लोको पायलट थे। उसी में एक था कोटा का दलाल था कोई शर्मा। वो दलाल क्या किया, पहले हम लोगों के साथ था। वो बोला साहब जी राजधानी लेके आओ, साहब जी टॉयलेट नहीं किया हूं, साहब जी किलोमीटर को इनकम टैक्स फ्री कर दो, साहब जी AC लगाओ, टॉयलेट लगाओ, सब कुछ बोला। और शाम को उसको कपड़ा उपड़ा यूनिफॉर्म पहना के उसका वो वीडियो बनाया कि मैं जब ऊपर से नीचे उतरा, भीड़ देखा, उस भीड़ में लोको पायलट की वर्दी में कुछ लोगों को देखा, राहुल गांधी बैठे थे। मैंने पूछा क्या हो रहा, तो बोले रील बन रहा है। तो मैं उत्सुकता बस वहां खड़ा हो गया, रील बन देखने लगा। अरे दलाल कहीं के, ऐसे नमक हराम हम लोगों के भी समाज में है। तो उसका इलाज किया कोटा में, वहां हमारे लालसा के लोगों ने, उन गद्दारों का। उसका जब हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला वो जन्म जाते ही दलाल है और बहुत कम समय में राजधानी पहुंच गया ऊपर वाले इंजन पे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे लोग लालसा में नहीं टिकते हैं, नहीं रहेगा, भाग जाएगा, वो नहीं खड़ा होगा।
मेरे दोस्त, बहुत सी समस्याएं हैं। हम लोग कोई बिजनेस मार्केटिंग ऑनलाइन ब्रांड का प्रचार करने के लिए बैनर लगा के आप लोगों को नहीं बैठाए हैं। हम अपने दर्द को बयान करने के लिए, किस किस ने मेरे साथ बेईमानी की, किस किस ने हमारे साथ गद्दारी की, और हमें अपने घाव का इलाज खुद करना है। तो यही हमारा यह शिविर लगता है कि हम कैसे अपने घाव पे मरहम लगाएंगे, कैसे अपने लोगों को इस प्रॉब्लम से बचाएंगे। रेल मंत्री जी को हमने कहा था कि सर हम आपके ही बनाए नियम की बात करते हैं सर, केवल उसको तो लागू करवाइए, आपका ही बनाया हुआ नियम। उन्होंने कहा जून में आप लोगों की ड्यूटी तो मात्र 6.5 घंटे हुई। पहले तो मेरा पूरा बायोडाटा लेके बैठे हुए थे, मेरा माइलेज, मेरा ड्यूटी, छुट्टी सब लेके बैठे हुए थे सामने में। बोले अच्छा आप मिस्टर AK राउत? यस सर। आप कहाँ हो? मैं बरौनी में, सोनपुर में। अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ आपकी ड्यूटी देखकर। मैंने कहा क्या आश्चर्य हुआ सर? 8 लोग हम लोग बैठे, बहुत कम ड्यूटी है आपकी, 65 घंटा फोर्टनाइटली है। मैंने सर इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? नहीं आप नेता हैं एसोसिएशन के, लाइन में काम नहीं करते होंगे। हमने कहा सर एक भी दिन स्टेशनरी ड्यूटी नहीं किया हूँ, ID मेरा खोल के अभी देख लीजिए, डायरेक्टर लोग खड़े थे। लाइन में काम करता हूँ, जिस मेमू में मैं काम करता हूँ फोर्टनाइटली 65 घंटे ही उसका रोस्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरी ड्यूटी, ये आपके OSD साहब खड़े हैं, ये धनबाद में सीनियर DOM थे, इनसे पूछ लीजिएगा। मेरा 20 से 22 मालगाड़ी निकालिए, 12 साल मालगाड़ी में काम किया हूँ, ग्रेडियंट में, धनबाद डिवीजन में, निकालिए मेरी ड्यूटी देख लीजिए। तब उन्होंने कहा कि जून 24 में तो आप लोगों का 6 घंटे ही एवरेज ड्यूटी है। हम लोग कहा 6 घंटे सर, जरा रिकॉर्ड निकालिए सर, और किस महाशय ने बनाया है सर, जरा उनसे बात करा दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ ECR का 3 महीने का और सोनपुर डिवीजन का 5 महीने का, मैंने पूरा CMS का डाटा, कितनी मालगाड़ियां चली, 9 घंटे के अंदर कितनी ट्रिप थी, 9 से 11 कितना था, 11 से 13 कितना था, 14 से ऊपर कितना था, पूरे नंबर ऑफ ट्रेन्स और उसका परसेंटेज निकाल के अपना साइन मोबाइल नंबर देके रेल मंत्री के हाथ में दिया और बोला कि CMS से मिला लीजिए, अगर ये गलत होगा हमको रिमूव कर दीजिएगा। और मैंने ED सेफ्टी रेलवे बोर्ड KP यादव जी का वो लेटर दिया, 13/7/21 3/6/22, और 2020 का भी एक लेटर ECR का था और मैंने दिया। उसमें लिखा है 80% ट्रिप शुड बी कंप्लीटेड विद इन 9 आवर्स फ्रॉम साइन इन टू साइन ऑफ। इट इज इनह्यूमन टू वर्क लॉन्ग आवर्स ड्यूटी, इट विल जेपरडाइज द सेफ्टी ऑफ रेलवे। कि लॉन्ग आवर्स ड्यूटी कराना रेलवे की संरक्षा के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि यह अमानवीय है। 3 लेटर है, मैंने तीनों लेटर दे दिया उनके हाथ में और हाथ जोड़ के बोला कि सर मालगाड़ी की नौकरी नरक बनी हुई है सर, 80% इसमें लिखा हुआ है और अभी 50% आपका 9 आवर्स और 50% 9 आवर्स से लेकर 16 घंटे 18 घंटे 22 घंटे। बोले 16 घंटे 22 घंटे कैसे हो सकता हूँ? यस है, हम देंगे आपको DDU मंडल का डाटा, मेरे पास DDU मंडल का ही दे देंगे। ऐसे कैसे ड्यूटी होती है? हमने यस सर होती है। और इतना ही नहीं सर, घंटों की चोरी हो रही है, हमारा ट्रिप ब्रेक हो रहा है, हम लाइन में रोड साइड में खड़े हैं और मेरा 65 मिनट गायब हो गया और जो लॉन्ग आवर्स था 2 टुकड़ों में हो गया। अब लॉन्ग आवर दिखाई नहीं पड़ेगा। पूछे विकास जी ट्रैफिक के डायरेक्टर, अरे यार विकास ये कैसे होता है? देख रहे हो ना विनोद क्या हो रहा है। तो विकास जी बोले कि सर हो सकता है कुछ लोग मैनुअल कराते होंगे। हमने नहीं सर, कोई मैनुअल नहीं करा रहा है, हम तो लाइन में रोड साइड में खड़े हैं बिना दाना पानी के। यहाँ ये खेल आपके CMS पे हो रहा है। तो बोले ठीक है इसको चेक कराओ। हमने कहा सर आज 7 अगस्त है, अगले 2 दिन का पूरे भारतीय रेलवे से प्योर मंगवा लीजिए, 100 केस प्योर, जिसमें मिलावट ना हो, ट्रिप ब्रेक ना हो, और आपको पता चल जाएगा।
9 तारीख और 10 तारीख का उन्होंने मंगवाया 100 केस। 100 केस में 3 आपका डीडीयू मंडल का, 1 सोनपुर मंडल का था, खुर्दा डिवीजन का सबसे ज्यादा ईस्ट कोस्ट का था। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा। तो सारे वहां से रेलवे बोर्ड ने पूछा हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ, पूछा था, वीडियो चला था, आप लोग देखे होंगे, व्हाट्सएप में आया था 100 केस। कौन किया? रघवैया जी काहे नहीं किया? बागेश्वर मिश्रा जी क्यों नहीं किए? एलारसा वाला क्यों किया? ए के राउत, एस के सिंह, हांडा जी, ये लोग क्यों किया? मिस्टर आदर्श क्यों किया? भाई हमको मालूम है ना, हम एक्सपर्ट हैं ना, हम मरीज हैं ना, तो हम तो बताएंगे बीमारी कहाँ है, दर्द कहाँ है। कुछ दिन तक ये चला। ट्रिप ब्रेक के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम हमने चलाया। आपके डिवीजन डीडीयू मंडल का 1 महीने में 1022, धनबाद मंडल में 1200 कुछ, दानापुर मंडल में 547। डीडीयू मंडल का तो आश्चर्य हुआ देखकर, लोगों को पता भी नहीं था। एक लोको पायलट का महीने में 5-5 बार ट्रिप ब्रेक है, 5-5 बार घंटों की चोरी हुई है। ये सारा चीज मैंने मेमोरेंडम बना के जीएम को डाला। मिश्रा जी ने यही डीडीयू में जनरल मैनेजर छत्रसाल सिंह जी पूरे टीम लेकर आए थे। जब इन्होंने ये सवाल रखा तो बोले अरे यार क्या बात करते हो, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। ये बोले नहीं सर ऐसा ही है। अरे यार नहीं है, ऐसा कैसे होगा, ट्रिप कैसे ब्रेक हो जाएगा? इन्होंने बंडल सामने रख दिया, देख लीजिए, देखे, अब तो शर्मा गए देख करके। भाई सत्य सामने डॉक्यूमेंट है। तब बोलते हैं पीसीडब्ल्यू साहब को, करे यार ट्रैफिक ड्यूटी करवाता हम करवाते हैं तो घंटों की चोरी आप लोग क्यों करते हैं? जो है उसको रहने दीजिए। देख लीजिए, क्या चोरी पकड़ में आ गई तो आप लोग घंटे क्यों काट रहे हैं? इसको रहने दो। तो रहने दो तो फिर रेलवे बोर्ड वहां से पूछेगा कैसे हुआ ये 12, 14, 16। एक केस अभी वायरल हुआ था, एडीडीयू मंडल का था, हमारा नेता था, ऑफ करके चला गया 12 घंटे कुछ मिनट, और उसका ऑफ को घसका दिया पीछे। जब उन्होंने पूछा किसने बोला, कैसे किया, क्यों किया, तब बोला कि लॉन्ग आवर्स में जा रहा था तो हमने उसको पीछे कर दिया। अरे तुमको, तुम्हारी औकात कैसे हो गई, औकात कैसे हो गई तुम्हारी, तुम उसके पीछे घसका दिया। तब तो हम अंडर अरेस्ट कॉल हुए, और ये तब देखा जब उसका कॉल हो गया तो खोला जोड़ा कि भाई कॉल तो मेरा नहीं होना चाहिए, 35 मिनट के बाद होना चाहिए। इतना बड़ा क्राइम चल रहा था, हमने मीडिया में दिया, जीएम को दिया, और एजेंसी रिपोर्टर धनबाद में मैं डीआरएम बिल्डिंग पर बोला, पूरे इंडिया में वायरल हुआ मेरा स्टेटमेंट पत्रकारों के बीच। घबरा गए जीएम साहब, अरे अब तो पब्लिक में पूरा बेनकाब कर रहा है। फिर बुलाए सोनपुर डीआरएम हमको, अरे रावत, और हम आपको बेनकाब न करें, आपका बेईमानी का चेहरा सामने न लाए, बिल्कुल लाएंगे। यही काम तो एलारसा का है, दलालों की दलाली बताओ, अधिकारियों की चोरी तानाशाही उजागर करो, ये अभी काम एलारसा का है, इसीलिए ही संगठन है। और तब जाकर के जब ट्वीट किया गया रेल मंत्री जी को, 5 अगस्त को रेल मंत्री जी के ट्वीट पे डाला गया ये खबर, तो 6 तारीख को फोन आया कि अविलंब इसको बंद करो। तो सीएलई साहब ने 6 अगस्त को लेटर निकाला, एक भी ट्रिप ब्रेक अगर हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो ये काम 20 दिन पहले जब मिश्रा जी बताए थे डीडीयू में, क्यों नहीं हुआ? अरे इतनी बेईमानी हमारे साथ हो रही है, और हमको सेफ्टी का पाठ पढ़ाते हो। सेफ्टी, मैं और मेरे परिवार के बाल बच्चे हमसे ज्यादा कोई सेफ्टी जानता है क्या? अच्छे लोग सीएलआई में जाते हैं, सीएलआई हमारा नेता है, सीपी सिंह हमारे नेता रहे, अभी सीएलआई है। मिस्टर जेएन साहब गोरखपुर एलारसा अध्यक्ष, सीएलआई हमारा नेता है। रंजीत कुमार सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट, सीएलआई हमारा नेता है। बहुत से सीएलआई हमारे साथ है जिनके खून में एलआरएस है, जो नमक खाया है लोगों रनिंग का, जो रनिंग स्टाफ का दर्द जानता है, वह किसी भी पद पर जाएगा उसको भूल नहीं सकता है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे लोग हैं, पैदा लिए, लाइन में काम नहीं किए,
सारा दिन स्टेशनरी ड्यूटी जिंदगी भर किए और जैसे ही मौका मिला फर्जी किलोमीटर लेके CLI बन गए। हमारे सोनपुर में ऐसे 5-7 फर्जी हैं और उसका रेट जान लीजिए। अभी जो वर्तमान जो चल रहा है इंडेक्स, जो वर्तमान रेट चल रहा है शेयर मार्केट मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज में, CLI का जो रेट अभी चल रहा है 7,55,345 रुपया अभी का रेट है CLI का। तो बोलिएगा भाई भैया कि पिछले साल मार्च में DDU का रेट 7 लाख था तो 55,000 बढ़ गया, तो एक साल में बढ़ेगा नहीं भाई। CPI से जुड़ा हुआ है नरेटिव, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, करप्शन प्राइस इंडेक्स CPI, तो 7,55,000 अभी रेट है। अभी आप किसी एजेंट से बात कीजिए, खोल के आपको 7,55,000 नहीं बताया तो हमको बोलिएगा कि भाई आप गलत बोले थे। इसका लो रेट कहीं नहीं है। इसका रेट धनबाद में 3 लाख था 2009-10 में 3 लाख था। यह रेट बढ़ करके 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, सोनपुर में 6 लाख हुआ, उसके बाद 7 लाख हो गया। ये 7 लाख मैंने आप सोच करके देखिए, लोको रनिंग स्टार, खून पसीने की कमाई खाने वाला, एक एक रात जो जगता है उसका खून जलता है, एक एक रात ड्यूटी वो करता है 12 घंटे, उसकी जिंदगी घंटों में कम होती है रात को जगने से। ये वर्ल्ड का बड़े बड़े रिसर्च में बताया गया, मैंने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रूस, बड़े बड़े रिसर्चर ने बताया कि ज्यादा जगने से, 8 घंटे से कम सोने से कितनी तरह की बीमारियां होती है। ये एलार्सा नहीं, बड़े बड़े मेडिकल साइंस एक्सपर्ट ने रिसर्च पेपर जारी किया। पढ़े होंगे आप लोग, अधिकारी भी पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी कम होती जा रही है इस देश की सेवा, रेल की सेवा में। हमारी भी मजबूरी है, हम नौकरी करेंगे, उस पैसे से जीविकोपार्जन करते हैं, बाल बच्चे का परवरिश करते हैं, दोनों भावना है। देश सेवा है, हमको पैसा मिलता, वेतन मिलता है। तो हम खून पसीना जला के जो कमाए, जो बच्चों के भविष्य में देना चाहिए, हम 7 लाख घूस देने के लिए आए। क्यों 7 लाख रुपया हम इसको देंगे? अरे जो जानकार है, जो सीनियर है वो होगा। कहां से आएगा CLI? इजराइल और यूक्रेन से थोड़े लाया जाएगा, इसी बीच से न चुना जाएगा। तो जिसका होगा होगा, मेरा नंबर जब आएगा होगा, मैं पढ़ूंगा, तैयारी करूंगा, हो जाएगा। कौन IAS की नौकरी है? और अभी CP भाई मेरे बगल में बोल रहे थे, राउत जी नौकरी करना मुश्किल हो गया। तो कहाँ आगे फंस गया? भले तो आप लोको पायलट के बैठे हुए हैं ना, LPM बैठे हैं ना। मैं भी महीने में 20 रात जगता हूँ, 8-8, 10-10 घंटे, 11 घंटे में मुंह में हो जाता है, खड़े होकर गाड़ी चलाता हूँ। कहाँ मेरा सेहत खराब हो गया? कहाँ मेरा वोल्टेज या एम्पियर करंट डाउन हो गया? अब CLI की नौकरी करना मुश्किल हो गया। जो दुर्दशा कर रखा है, CLI लोग भाग रहे हैं। और आपने देखा 2-3 घटना, सुसाइड कर लिया, इतना टॉर्चर किया कि सुसाइड कर लिया। देखे हैं ना इंडियन रेलवे में कई केस हुए। अरे आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हो, क्यों भाई? आत्महत्या हम क्यों करेंगे इस आजाद हिंदुस्तान में? हम अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान कर देंगे? हम लड़ेंगे, स्वाभिमान से नौकरी करेंगे, छोड़ देंगे सुपरवाइजर की नौकरी, इंजन पर काम करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, ऑन ड्यूटी लोको पायलट जब इंजन में चलता है तो मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है, हमारे सीट पर आके हमसे रंगदारी नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करता है, ये जान लीजिए। बहुत ऐसे लोको पायलट के सीट पर नहीं बैठता है, पीछे खड़ा रहेगा, उसकी बोलती बंद कर देते हैं। हमारा ही एगो नेता था, दरभंगा से खुला शहीद एक्सप्रेस लेकर के असिस्टेंट के सीट पे बैठ गया, परिचय नहीं दिया, गाड़ी खुली, एक स्टेशन गया, असिस्टेंट खड़ा था। आप जान लीजिए ALP और LP प्रैक्टिकल बात है,
जब एक साथ बैठा हुआ और गाड़ी चल रही तो कॉम्बिनेशन है, साइकोलॉजिकली हम सेट हैं, मेरा असिस्टेंट बैठा सिग्नल बोल रहा है, सीटी बजा रहा, लेकिन वहां कोई दूसरा कोई बैठ गया, आपका कंसंट्रेशन भंग होगा, आप असहज महसूस करेंगे। पीछे से खड़ा होकर सिग्नल कॉल आउट कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा लगेगा कि बगल में जो आदमी बैठा है कुछ न कुछ थोड़ा सा दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। उसने इतना कह दिया कि सर थोड़ा सा बगल हो जाइए ना, असिस्टेंट बैठ जाएगा। वो गुस्से में तमतमा करके खड़ा हो गया और लोको पायलट के पीछे खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला, गाड़ी चल रही है। एक जगह जहां स्टेशन का बोर्ड है रुकने का, वहां ब्रेकिंग किया, थोड़ा आगे बढ़ा। बोला आप आगे क्यों बढ़ा दिए? बोला सर प्लेटफार्म छोटा है, पीछे विकलांग डब्बा है, SLR है, इसीलिए उसको प्लेटफार्म पर लाने के लिए उसको आगे बढ़ाए। चुप हो गया, वीडियो बनाने लगा। देखिए रनिंग ट्रेन में वीडियो बना रहा था, उसके बाद फिर टोका, ये उठा और मारा एक के होनी ऐसे, गाड़ी चला रहे हैं मुंह बंद करके खड़ा रहो, तुम कोई भी अधिकारी हो, बगल में चुप रहो मुंह बंद करके, जब पहुंचेंगे जयनगर तो हमसे बात करना। चुप हो गया, जयनगर पहुंचा, उसको सस्पेंड किया, चार्जशीट हुआ। हम लोगों को मालूम, हम लोग लड़े भिड़े और उसका वीडियो ही वो दे दिया GM साहब को, GM साहब के ग्रुप में। तो उसी का वीडियो पर उसको बैक फुट पर लाए, किसने तुमको बोला मोबाइल खोलकर रनिंग स्थिति में वीडियो बनाने का? तुमने वीडियो कैसे बनाया? तुमने वीडियो कैसे बनाया? पहले ये बताओ। रूल का वायलेशन तुमने किया, कुछ नहीं हुआ, 5 दिन सस्पेंड रहा, DRM साहब को बताया गया, GM को बताया गया, ड्यूटी पे आ गया। ऐसे भी लोगों पायलट हैं। तो मेरे दोस्त LRS के लोग, रनिंग स्टाफ ईमानदारी से बेबाकी से अपनी काम करते हैं और अपने समय में संगठन करते हैं। संगठन इसलिए करते हैं, ये दलाल जिनको ठेकेदारी मिली है हमारे सवालों को रखने के लिए, ये हमारी बातों को नहीं रखता है, हमारे सवालों पर ईमानदारी से नहीं बोलता है, तो हम धरना प्रदर्शन करते हैं। आज बताइए सबका 25% बढ़ गया, 6ठे वेतन आयोग ने कहा, 7वें वेतन आयोग ने कहा। हम लोग रेलवे बोर्ड में थे, बहस करने गए, वो ED IR मैम थी, PED रेणु शर्मा जी, हम लोग बात किए तो बोली कि ये तो बड़ा गलत है। जब 70% KNA में 70% आपका पार्ट ऑफ TA है, जो फॉर्मूला है हमारा किलोमीटर माइलेज का, उसमें 70% TA का पार्ट है।